जय जिनेन्द्र, श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ खुश हैं, अच्छे हैं। तो मैं तो अपना नया पाठ आज शुरू कर रही हूँ, नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। संधि। संधि के कई अर्थ हम ले सकते हैं, कई रूपों में हम संधि को ले सकते हैं। संधि का सीधा अर्थ है मेल, संधि का अर्थ है जोड़, संधि का अर्थ है योग। एक तो दो का मिलना भी संधि है। मान लो किसी को कोई बात बिगड़ जाए, दो पक्षों के बीच में कोई भी बात बिगड़ जाती है और वो दो पक्ष आपस में सुलझाना चाहते हैं, तो उस बात को जब सुलझाने के लिए दो लोग या दो गुट आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और किसी एक समझौते पर आ जाते हैं, उसे भी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और निम्न शब्दों में देखा जाए तो संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना, मिलना, योग। और मैंने यहाँ क्या लिखा है? संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि शब्द का अर्थ क्या है? मेल है। अब हम संधि को हिंदी में किस रूप में लेते हैं? हम संधि को हिंदी में लेंगे वर्णों के परस्पर मिलने से जो चेंज आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उस रूप में। देखो, निकटतम ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखो, दो ध्वनियों का उच्चारण आपस में मिलता है, दो वर्णों के आपस में मिलने से, स्वर व्यंजन के आपस में मिलने से उनमें जो निकटता आ जाती है और निकटता आने के कारण, उन लोगों के आपस में मिलने के कारण जो नव निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। अब इन परस्पर मेल को, उदाहरण के लिए मैं एक ले लेती हूं, नर जमा इश। सिर्फ नॉर्मल सा उदाहरण ले रही हूं, नर जमा इश, ये बन गया नरेश। अब निकटतम ध्वनियां कौन सी हुई? पहली और दूसरी। अब एक दूसरे के नजदीक तो सिर्फ यही दो है ना, तो र जमा ई। अब र और ई ये दोनों मिल के क्या बन गई? रे। रे बन गया, तो ये रे किस में दिख गया? रे में। अभी क्या बन गया? शे। तो देखो, ये दो वर्ण आपस में टकराए, आपस में मिले, मिलने से नए शब्द वर्ण का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो नए नए वर्णों का निर्माण आपस में टकराने से होता है, इसी को हम संधि कहते हैं। और व्याकरण में भी इसे ही संधि कहा जाता है। उदाहरण एक और ले लेते हैं। कौन सा लूं? जग जमा देश, जग जमा ईश, गैश, जग दीश, ऐसे बन जाएगा। अब ये दो निकटतम ध्वनियां, स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर स्वर भी हो सकते हैं, स्वर विसर्ग भी हो सकते हैं, विसर्ग व्यंजन भी हो सकते हैं। इन लोगों के आपस में मिलने से उस वर्ण के अंदर इमीडिएट एक चेंज आता है, अचानक से छोटा सा बदलाव आता है, और इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं व्याकरणिक भाषा में? संधि। जैसे अ जमा अ क्या बन गया? आ। अ जमा आ क्या बन गया? आ जमा ए क्या बन गया? ऐ, है ना? आ जमा ओ क्या बन गया? ओ। कई सारे उदाहरण मैं यहाँ लिख सकती हूँ। ये तो मैंने कुछ स्वर संधि के उदाहरण बताए हैं, यानी कि स्वर का, जब स्वर थे, यानी स्वर की निकटतम ध्वनि का दूसरे स्वर की निकटतम ध्वनि से मेल होने पे जो परिवर्तन आता है। अब निकटतम ध्वनियां तो वही होंगी, अर्थात दो शब्द दिए होंगे अलग अलग रूप में, पहले का अंतिम, दूसरे का प्रथम मिलने से जो अंतर आएगा। अब हम संधि के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं ना, जानना भी तो चाहिए ना। अब पर जमा उपकार, पर जमा उपकार, ये क्या बन गया? परोपकार। अब सुन के देखो, पर उपकार, है ना? तो प्रथम ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। पहले शब्द का प्रथम क्या है? र। अंतिम, सॉरी, दूसरे शब्द का प्रथम क्या है? उ। रऊ। वैसे तो ये ऐसा दिखा जाएगा ना, रऊ, लेकिन परिवर्तन किस रूप में आ गया? ओ की मात्रा के रूप में। स्वर का किसके साथ मेल हुआ है? व्यंजन के साथ। अब आप कहोगे मैडम यहाँ व्यंजन पूरा है, तो क्या होगा? देखो, र जमा अ जमा उ। अब इन तीनों के मिलने से क्या बना है? रो। अ जमा उ औ। समझ गए ना? अ जमा उ औ, ये निकटतम ध्वनियां हैं। क्योंकि व्यंजन तो स्वतंत्र है ही नहीं ना, वो तो स्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, वो तो कभी स्वतंत्र थे ही नहीं, वो हमेशा स्वरों के साथ ही बोले जाते हैं। इसलिए
अ जमा उ, ये निकटतम ध्वनियां हैं जिनके मिलने से क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और हम क्या कहते हैं, व्यंजन और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन आता है। तो ये क्या बन गया, परोपकार बन गया। ये छोटी सी बातें हैं। संधि दो ध्वनियों स्वर तथा व्यंजन के बीच में भी होती है, ध्वनियों के बीच में ही संधि होती है, शब्दों के बीच में शब्द नहीं होती, क्योंकि शब्द तो हमने अलग अलग लिखे हैं, लेकिन लेते हम क्या है उनमें से ध्वनियां। उदाहरण के लिए देखिए, धुर जमा गुण, विसर्ग और उ क्या बन गया, र के रूप में दुर्गुण। ठीक है ना। और यह परिवर्तन हम कई रूपों में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कई रूपों में ले सकते हैं। जैसे हमने अभी विसर्ग और ऊ को क्या बना दिया रहे, इनके परिवर्तन होने के नियम हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। अब जब देखो, मैं एक उदाहरण देती हूं, जब पहली ध्वनि में परिवर्तन आता है, उदाहरण के साथ बताऊंगी कि पहली ध्वनि में परिवर्तन कैसे आता है। देखो, उद जमा ज्वल, दिख रहा है, उत जमा ज्वल। अब पहली ध्वनि क्या है इसमें, त है, क्योंकि शब्द पहला वही आ रहा है ना। अब त और ज बन के क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में, तो ये क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, एक और देखते हैं, इति जमा आदि, पहली ध्वनि के साथ परिवर्तन। पहली ध्वनि कौन है, ये। अब इसमें त जो है इसके साथ क्या लगा है, स्वर के साथ क्या लिखा है, व्यंजन। त जमा ई क्या बन गया, ती। तो ई और अ से तो क्या बन गया, ये त आधा हो जाएगा, ई और अ क्या बन जाएगा, आ। इत या, ई और आ क्या बन गया, या। इत्यादि। समझ रहे हो ना। ध्वनि कौन सी है, त के ऊपर ई के कारण ही त क्या है, पूर्ण है, इसलिए त को हम यहाँ आधा रख देंगे और ई और आ मिलके क्या बन गया, या। ये निकटतम ध्वनियां हैं जिनसे इनमें परिवर्तन आया, क्या बन गया, इत्यादि। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था पहली ध्वनि के कारण परिवर्तन। अगर अब दूसरी ध्वनि के कारण परिवर्तन हो तो दूसरी ध्वनि अर्थात दूसरे शब्द की ध्वनि, जैसे परम जमा अर्थ, बहुत आसान है। इसका तो मैं जमा ए रह जाएगा। मैंने कहा ना, व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। ए जमा ए, तो ये दूसरी ध्वनि के कारण क्या आएगा, ए क्या है यहाँ मात्रा रूप में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, परमार्थ। दूसरी ध्वनि किस रूप में परिवर्तित हो गई, आ की मात्रा के रूप में। ए जमा ए क्या हो गया, आ, परमार्थ। देखा ना, छोटी सी पर कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए तो कहते हैं दो वर्णों के आपस में मिलने से, दो वर्णों की ध्वनियों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन आता है वो संधि कहलाता है ना। अच्छा, उदाहरण कई सारे हैं। मैंने पहली ध्वनि के साथ परिवर्तन बताया, दूसरी ध्वनि के साथ परिवर्तन बताया। याद रखिएगा, संधि में परिवर्तन वर्णों और ध्वनियों, स्वर और व्यंजन के आपस में मिलने से, व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने से, स्वर के साथ स्वर मिलने से परिवर्तन होगा। शब्दों के आपस में मिलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, शब्दों की तो अंतिम और प्रथम ध्वनियां ही टकराएंगी ना। शब्द तो आपस में टकरा ही नहीं रहे, क्या टकरा रही हैं, उनकी ध्वनियां। उदाहरण के लिए एक समझो, मैं बताती हूं आपको। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको बताती हूं। कौन सा लूं, सबसे आसान उदाहरण मैं लेना चाहती हूँ। हाँ, ये ले लेती हूँ, चर जमा अचर। अब देखो, अब शब्द आपस में जुड़ गए तो चर चर बनता है ना, चराचर। लेकिन हम किसका परिवर्तन देखते हैं, र जमा ए का। अब हमें पता है कि रे आधा है और इसका ए निकल जाएगा, तो अब हमें पता है कि रे आधा रह जाएगा, अ इसके साथ आएगा, फिर ये ए और ए किस में आएंगे, आ में, फिर ये रे इसके साथ मिलेगा तो स्वर मिलने पे रा, तो ये ऊपर से हमने ले लिया च और इधर से ले लिया चर, क्या बन गया, चराचर। कितना आसान है ना किसी भी एक शब्द को जानना और समझना। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने वर्ण किया, संधि किया,
शब्द हम करेंगे तो वर्ण का भी क्या होता है, विच्छेद होता है, संधि का भी क्या होता है, विच्छेद होता है। शब्द को हम वर्ण विच्छेद में बांटकर बता सकते हैं, पर वर्ण में हर वर्ण का टुकड़े नहीं हो सकते, खाली किसके होंगे, व्यंजन के। अब वर्ण का विच्छेद करके हम आपको अवश्य बताएंगे, मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में, आप चेक करना देखना। अब विच्छेद क्या हो गया, अलग अलग करना, खंड में बांट देना, टुकड़े करके दिखाना, ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए वेदांत ले लेंगे। अब आपको ये कह दिया जाए कि बेटा इसका संधि विच्छेद करके दिखाओ, ठीक है, आप कर भी देते हो, वेद जमा अंत हो गया। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जी वेद जमा अंत क्यों हुआ, तो और गहराई से करके दिखा दो। कैसे, इसका आ गया द और इसका आ गया अ का तो अ रहा। अब ये द क्या है, एक व्यंजन है। कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन हमेशा आधा होता है बिना स्वर के। तो अ जमा अ क्या हो गया, आ। अब ये ए जमा ए बन गया आ, और इसकी ध्वनि हमने मात्रा स्वरूप में यहाँ ले ली, और ये द भी क्या हो गया, पूर्ण। इधर से उतार दिया हमने वे, और इधर से उतार लिया हमने त, क्या बन गया, वेदांत। तो अब आपको कोई ये नहीं कह सकता कि हमने संधि सीधे रट रखी है, नहीं, हमने पूरे अभ्यास के साथ आपको बताया, बारीक से बारीक भी और टुकड़ों के रूप में भी। तो छोटी छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखा ना किस प्रकार हमने वेदांत बनाया। अब मैंने आपको क्या बताया कि परिवर्तन किस रूप में आते हैं संधि में, किस रूप में। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। पहली ध्वनि में परिवर्तन आने से, दूसरी ध्वनि में परिवर्तन आने से। अब पहली ध्वनि क्या है, इस वेद और अंत में देखिए, पहली ध्वनि ये रही, इसके परिवर्तन से। दूसरी ध्वनि ये रही, इसमें परिवर्तन आने से। अब तीसरा पॉइंट क्या उठता है कि जब इन दोनों में परिवर्तन आए तब क्या होगा। इन दोनों के आपस में टकराने से जो परिवर्तन होगा उसे भी हम क्या कहेंगे। ऑफ कोर्स कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना है, कोई समझने वाली बात है ये तो, कि हम उसको भी संधि कहेंगे। चाहे एक वर्ण के कारण परिवर्तन आए, चाहे दूसरे वर्ण के कारण परिवर्तन आए, चाहे तीसरे वर्ण के कारण परिवर्तन आए, या दूसरे तीसरे दोनों के आपस में टकराने से। याद रहना, संधि विच्छेद कर लो या संधि करो, विच्छेद करोगे तो भी इनको देखोगे और मिलाओगे तो भी इनको देखोगे। जब विच्छेद करना होगा तो इसके अनुसार देखोगे, और मिलाना होगा तो आपको अलग अलग स्वरूप में दिए ही हैं, यही होगा। याद रखना, शब्दों के कारण कभी परिवर्तन नहीं आता, वर्णों के आपस में टकराने से या उनके ध्वनि रूपों के आपस में टकराने से ही संधि विच्छेद भी होता है और संधि बनती भी है, और इससे परिवर्तन भी आते हैं, नए शब्द का निर्माण भी होता है। इसलिए हम संधि को शब्द निर्माण में भी डालते हैं। उपसर्ग प्रत्यय भी शब्द निर्माण का कार्य ही करते हैं, याद रखिए। अब आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तब हमें ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब पहली और दूसरी दोनों ध्वनियों के टकराने से जो अंतर आएगा उसे हम क्या कहेंगे। उदाहरण के लिए गण जमा इश, अगर इसकी संधि करते हैं तो ये गणेश बनेगा, हमें मालूम है ना। अब पहली ध्वनि कौन सी है, ये वाली, दूसरी ध्वनि कौन सी है, ये वाली। अब हम अण और इश इसको ले लेते हैं। अब देखो, अणे क्या है, व्यंजन है, निकल आया अ और ई, इन दोनों को टकराने से अई बन गया। क्या बन गया, अई। अई किस रूप में दिखाई देता है हमें, इस रूप में, ए, है ना। अब ये ए दिखाई दे रहा है तो हम इसको अण जमा ए तो लेंगे नहीं, है ना। तो ये क्या है, ध्वनि स्वरूप, अर्थात अपनी मात्रा के रूप में किस पर आ जाएगा, अणे पर। अब जैसे ये अणे पर आएगा तो अणे क्या है, आधे से पूरा हो जाएगा। क्यों, स्वर की सहायता मिल गई ना। इधर से हमने उतार लिया ग और इधर से उतार लिया हमने श, ये क्या बन गया, गणेश। समझ में आया, पहली से दूसरी से दोनों ध्वनियों के मिलने से। अच्छा, एक और उदाहरण कर लेते हैं, बहुत आसान सा है। भौ जमा अन, इसका भ जमा ओ और इसका अ जमा न, इसको हमने ओ यहाँ ले लिया, हमने अ यहाँ ले लिया। अब ओ और औ क्या बन गया, वो, ये क्या आ गया, भवन। ये नियम बताऊंगी ना आगे कि ओ अ व में कैसे आ गया। आगे जब हम स्वर संधि, दृघ संधि, यन संधि, विसर्ग, व्यंजन, इनके नियम करेंगे तब आपको पता लग जाएगा।
लेकिन आया इसी से ही परिवर्तन है। बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बात बड़ी है ही नहीं। अच्छा, अब हम संधि विच्छेद के बारे में बात कर रहे थे। जब संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को उसी के नियमों के अनुसार जब हम अलग करके दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। कैसे? अत्याचार जो शब्द है, वैसे ना एग्जाम के टाइम में ना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। अरे इसको संधि विच्छेद कैसे करें? अरे बहुत ही आसान तरीका है, पहले इसको तोड़ लो। चार तोड़ लिया ना? तोड़ा कि नहीं? अब इसको देखो, 4 यहां रख दो, यहां रख दो, त य जमा आ। टूटा के नहीं? टूटा के नहीं। अब त और य को इधर ले आओ, अ त य, और आ चार को ले लो। आचार तो पूरा हो गया, अब बच गया त। अब यह है वो त आधा है, यह पूरा है, इसके साथ जो व्यंजन है इसको निकाल दो, इधर आके पूरा हो जाएगा और ये ई रूप में आ जाएगा। ये क्या बन गया? अति। अब इसका संधि विच्छेद क्या आया? अति जमा आचार, अत्याचार। बना के भी दिखा देती हूं कि अत्याचार कैसे बना। ती जमा आ, त जमा ई जमा आ, इया। त आधा रह गया स्वर के निकलने से, इया, तिया। क्या बन गया? अत्याचार। अब संधि करके भी दिखा दिया, संधि विच्छेद भी करके दिखा दिया, एक ही शब्द की। समझना आपको है, जानना आपको है कि किस प्रकार आप संधि करेंगे, किस प्रकार उसको मिलाएंगे, किस प्रकार तोड़ेंगे। पर याद रखिए, अभ्यास से बड़ी कोई कुंजी नहीं है। कुंजी का अर्थ हो गया कोई भी चाबी नहीं है। अच्छा, कुंजी शब्द प्योरेस्ट हिंदी वर्ड है। चाबी शब्द आप मुझे बताइए कौन सी भाषा से हमारे पास आया है? बहुत आसान सा सवाल है, जवाब आप दे पाएंगे। वो इसलिए पूछा, जब अगले पाठ में मैं तत्सम तद्भव ये सब करवाऊंगी तब आपको उनके बारे में मुझे बताना ही होगा। अब लोकोक्ति कर लेते हैं। लोको लोक जमा उक्ति, ये इसका संधि विच्छेद है। कैसे? कम से कम इसका उत्तर तो आप दे दो मुझे कि मैंने लोक जमा उक्ति क्यों लिखा है, ये लोकोक्ति लोक जमा उक्ति संधि विच्छेद क्यों आया है, इसका संधि करके बताओ कैसे होगा। ऐसे बता ना, जैसे मैंने बताया था ना, वेद ए अंत, इस तरह से, तभी तो मुझे इसका उत्तर मिलेगा, तभी तो आप मुझे डिफाइन कर पाओगे, समझा पाओगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। आकलन तो मैं हमेशा करती हूँ, करूंगी। अभ्यास का समय है तो करना ही होगा, और परीक्षा ना लो तो फिर मैं अपने पद पर कहाँ, है ना। परीक्षा तो मैं अध्यापिका हूँ, लूंगी ही, पर परीक्षा का उत्तर देना तो आपके हाथ में है ना। तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, उत्तर अवश्य दीजिए, हमारी प्रतियोगिता में अवश्य भाग लीजिए, अपनी ज्ञानवर्धक बातें हमें लिख कर भेजिए, अपने व्यूज यानी कि विचार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे चैनल और हमारी वीडियो के लिए, वो भी लिख के भेजिए। और प्रयत्न प्रयास कोशिश कीजिए निरंतर अभ्यास में बने रहने का, और अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। किसके साथ? संधि के साथ। मैं रेणु जैन आपकी मदद सहायता के लिए हमेशा यहाँ खड़ी हूँ, जानूंगी आपको, समझूंगी, देखूंगी। जो भी आपके प्रश्न हैं मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में संधि के ही भाग में। अब संधि के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? 3। और आज हमने किस बारे में जाना? संधि के बारे में और संधि विच्छेद के बारे में। महत्वपूर्ण है पर छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। संधि का अर्थ मिलना ही होता है, जोड़ होता है, समझौता होता है। अब समझौते तो लाइफ में हमें बहुत जगह करने पड़ते हैं, पर यहाँ हमें समझौते करवाने हैं वर्णों के बीच में। और जो इन वर्णों के समझौते को समझ जाएगा, शब्द निर्माण विधि की एक सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएगा। ठीक है ना। संधि के भेद कितने हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग आपको याद होगा, अंग, आहा, आहा, ये विसर्ग है। ये किसके साउंड को पूर्ण करता है? ह के साउंड को। सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग होता है?
संस्कृत भाषा में। हिंदी भी कहाँ से निकली है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा कई भाषाओं की मदर है, अर्थात जननी है। अर्थात अंग्रेजी भाषा है, मराठी है, ये कहाँ से निकली है? संस्कृत से। संस्कृत की, हिंदी की, नेपाली की, मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी है। 22 भाषाओं के बारे में मुझे बताना मत भूलिए। और आपके लिए प्रश्न है, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताएं या इनको परिभाषित करें। भूलिएगा नहीं, जानिएगा, उत्तर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने कदम सफलता की ओर लेके चलिए, मुझे भी सफलता की ओर बढ़ाइए। आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं मिलती हूँ। जय हिंद, जय जिनेंद्र, नमस्कार, सादर प्रणाम। कहानियों वाले वीडियोज अवश्य देखिएगा, आपके लिए ही की है अच्छी से मेरी जुबानी।